माननीय जी, आपसे हम 2-3 प्रश्न करेंगे। हमारा टॉपिक है डीलिट का शिक्षा के भारतीयकरण में राष्ट्रीय स्वयंसेवक की संघ की भूमिका, एक अध्ययन। ये जो है इंदौर विश्वविद्यालय से हम कर रहे हैं, जिसमें हमें मार्गदर्शन प्राप्त हो रहा है वहाँ के कुलपति प्रोफेसर आशा शुक्ला मैडम का और माननीय जे नंद कुमार जी का और माननीय श्रीमान सरदार इंद्रजीत सिंह जी का। और उसी के परिप्रेक्ष्य में हम आपका भी मार्गदर्शन इसमें प्राप्त करना चाहते हैं, जिससे कि हम अपना शोध कार्य पूर्ण कर सकें। सर, आपसे पहला प्रश्न है कि क्या भारतीय शिक्षा व्यवस्था पाश्चात्य शिक्षा व्यवस्था से श्रेष्ठ है? तो इस पर आप क्या कहना चाहेंगे सर? ऐसा है, इतिहास का जो कुछ स्टडी करने वाले लोग हैं उनको ये स्पष्टता से मालूम है कि भारत ये एक समय बहुत प्रगतिशील देश था। बाकी लोगों से आज के जो प्रगतिशील माने जाते हैं यूके, यूएस, बाकी सब देशों से भी हम आगे थे। ऊपर है। हम आगे थे और इतिहास ये बताता है कि हमारा वैभव, हमारी प्रगति, हमारी समृद्धि देखकर यहाँ का पैसा ले जाने के लिए, यहाँ व्यापार करने के लिए वो जो लोग आए तब से उन्होंने हमारे पर राज किया। कोई भी कारण होगा, आज हमारी संस्कृति के आधार पर हम जो टिके हुए हैं, इसका कारण हमारा बेस पक्का था। कितने भी आक्रमण आए और गए, तो यहाँ की संस्कृति ये यहाँ से शिक्षा से जुड़ी थी, यहाँ के रहन सहन, यहाँ की पद्धति, इस सब बातें बड़ी स्ट्रांग थी। और आज भी, आज वर्तमान 2021 में भी विश्व में भारत किस लिए जाना जाता है, तो भारत की कल्चर के लिए जाना जाता है। बिल्कुल। भारत का लोगों की आइडेंटिटी ये है। इतनी बड़ी पॉपुलेशन वाला देश अपने इसके लिए जाना जाता है। सबसे बड़ा नुकसान इसमें ये हुआ, लॉर्ड मैकॉले ने जो शिक्षा पद्धति लाई थी, बिल्कुल। उस समय का इतिहास ये कहता है कि लॉर्ड मैकॉले को उधर से पूछा गया कि भाई अपने को इस देश में राज करना है तो आपको कितने लोगों की ज़रूरत है। तो उसने कहा नहीं, कोई ज़रूरत नहीं, ये लोगों की शिक्षा पद्धति मैं ऐसी बदल दूंगा कि जिसके कारण हमारी बातें हम सब इन पर इम्पोज करके स्वाभाविक रूप से हमें जैसा चाहिए वैसा केडर यहाँ तैयार हो जाएगा। बिल्कुल, इसी से जुड़ा हुआ सर प्रश्न है कि तो आप भारतीय शिक्षा व्यवस्था को नष्ट करने में सबसे ज़्यादा किसको दोषी मानते हैं? ब्रिटिश सीधा का जो 150 साल का राज रहा हमारे ऊपर, उनका हमारे पर दोष है। यहाँ मुगलों ने जो राज किया, उन्होंने अपने ढंग से इतिहास लिखवाया, इतिहास का विडंबना की यहाँ इस देश में। इससे हम इस हमारी गुरुकुल शिक्षा पद्धति, हमारी योगा वाली संस्कृति, इससे सबसे हम दूर हो जाते गए। और देश आज़ाद होने के बाद भी हमारे पहले 10 शिक्षा मंत्री, वो संजोग से योगा ऐसा है कि वो मुसलमान थे, पर वो मुस्लिम थे, ये इशू नहीं है मेरा। उनको इस देश की धरती से, इसकी संस्कृति से, कल्चर से कोई अटैचमेंट नहीं थी। इसलिए पुरानी बातें, जो ओल्ड बातें ऐसी कंटिन्यू होती रही और गलत इतिहास यहाँ पर पढ़ाया गया, गलत शिक्षा पद्धति यहाँ पर लाई। इस देश की आवश्यकता जैसी है वैसे शिक्षा पद्धति को मोल्ड करने के लिए कांग्रेस के 70 साल के कार्यकाल में कुछ भी बेसिक परिवर्तन नहीं हुआ और आज तक वो खींचती आई है। बिल्कुल, तो इसी से जुड़ा हुआ है। तो इसका मतलब है कि क्या मूल्यों के पतन में जो उपलब्ध इतिहास है उसको आप जिम्मेदार मानते हैं? निश्चित रूप से देश की शिक्षा ही देश के आदमी का नेचर, कल्चर, व्यवहार बनाती है। जैसा शिक्षा हम देंगे वैसा ही आदमी प्रोडक्ट उसके बाहर निकलेगा। तो हमारे देश में शिक्षा पद्धति को इस धरती से देखा ही नहीं गया। शिक्षा पद्धति ये तात्कालिक एक रोजी रोटी के साधन के रूप में कांग्रेस ने इसको लिया। ना उसमें रोजगार पैदा करने वाले लोग हुए, ना उसमें हिम्मत जुटाने वाले व्यक्तित्व खड़े हुए, और इस देश के इतिहास पर इस शिक्षा पद्धति ने बहुत बड़ा अन्याय किया। बिल्कुल, बहुत सही सर। अब हम जानना चाहते हैं कि क्या एनईपी जो राष्ट्रीय शिक्षा नीति 2020 है, वर्तमान में सरकार का बहुत अच्छा प्रयास है, तो क्या ये पुनः अपने भारतीय स्वरूप को प्राप्त कर सकती है? इस देश के इतिहास में ऐसा लिखा है, नालंदा, तक्षशिला, बनारस, इन विश्वविद्यालयों में विश्व से लोग पढ़ने के लिए आते थे।
और बिल्कुल। उनको एडमिशन ना मिलने के कारण बोले, इसका इतिहास का वर्णकार ने वर्णन किया कि उसके रास्ते में एंट्री में विद्यापीठ के कीचड़ होता था, वो ये छात्रों के आंसुओं से। ये अगर लिखा है, इतिहासकार ने वर्णन किया है, और बिल्कुल। आज हमारे लोग विदेशों में पढ़ने के लिए जा रहे हैं। इस देश को किस प्रकार की शिक्षा की आवश्यकता है, कौन से ग्रेजुएट हमें चाहिए, उनको उसके साथ साथ उनको नैतिक शिक्षा के साथ भौतिक शिक्षा भी मिलनी चाहिए। ऐसे आज़ाद भारत में इसका एक कोई इंफ्रास्ट्रक्चर और मन में योजना विजन लेकर कुछ काम हुआ नहीं, और उसका परिणाम है कि 70 साल में उसमें जो चाहे वो मूलभूत परिवर्तन ना होते हुए केवल 11+4, 10+2+3 ऐसे सब होता रहा। आज जो नई शिक्षा नीति ये सरकार ला रही है, मोदी जी की बहुत स्पष्ट मान्यता है कि हर आदमी को ग्रेजुएट, पोस्ट ग्रेजुएट और ज़्यादा बड़ा पढ़ा लिखा होने की ज़रूरत नहीं है। सबके लिए आवश्यक है मूलभूत शिक्षा, बिल्कुल। प्राथमिक शिक्षा सबको जरूर मिलनी चाहिए, वो सबका अधिकार है, वो बिल्कुल। मिलने की हम सबको व्यवस्था करेंगे। और बिल्कुल। जो इंजीनियर है उसको जरूरी नहीं कि उसको डॉक्टरी का नॉलेज हो, जो डॉक्टर होना है उसको प्राणी शास्त्र की आवश्यकता नहीं है, जिसको साइकोलॉजी पढ़नी है, इस प्रकार का स्पेशलाइजेशन और उसमें उसका एक्सपर्टाइजेशन ये होने की कोई व्यवस्था यहाँ इस शिक्षा नीति में नहीं थी। आर्ट्स, कॉमर्स, साइंस से एक लगातार फैकल्टी थी, और जिसको जो आएगा, इस विद्यापीठों ने केवल ग्रेजुएट्स तैयार किए, बिल्कुल। ग्रेजुएट्स विजन वाले, ठीक ढंग से जो रिसर्च कर सके, देश को आगे ले जा सके, इस प्रकार का आदमी इसमें तैयार नहीं हुआ। बहुत बहुत धन्यवाद सर। हम अब ये पूछना चाहते हैं, जो आपने अभी हमसे सर बताया है, क्या हम अपने शोध के विषय में उसको सम्मिलित कर सकते हैं? निश्चित रूप से आप कर सकते हैं, और विशेषकर जो आरएसएस का आपने नाम लिया, जी। आरएसएस शिक्षा ही नहीं, हर बात का भारतीयकरण करने के लिए आरएसएस का जोर है। बिल्कुल। एक समय जब हम इतने वैभवशाली और समृद्ध थे, तो वापस वहाँ जाने के लिए जो जो करना पड़ेगा वो करने के लिए आरएसएस कटिबद्ध है। उसका शिक्षा ये बहुत महत्वपूर्ण पार्ट है। शिक्षा में भी आमूलाग्र परिवर्तन होना चाहिए, इस देश के क्लाइमेट के हिसाब से, देश की आवश्यकता के अनुसार और इस देश के आदमी की क्षमता के अनुसार उसको शिक्षा मिलनी चाहिए। बिल्कुल। उसका मूलभूत चिंतन इस समय नई शिक्षा नीति में हो रहा है। तो मुझे ऐसा लगता है कि मोदी जी के नेतृत्व में जो नई शिक्षा नीति आ रही है, वो निश्चित रूप से इस देश को आगे बढ़ाएगी। बहुत बहुत धन्यवाद सर। अब निश्चित रूप से आपके मार्गदर्शन से हमारा शोध कार्य पूर्ण हो पाएगा। धन्यवाद सर। नहीं, 2 मिनट आपके लेंगे ना। हाँ।